हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है उपयोगिता विश्लेषण या यूटिलिटी एनालिसिस। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो चाहे +2 क्लास हो आपकी, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो फिर पीजी क्लासेज क्यों ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता। उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु का वो इनहेरेंट क्वालिटी होती है या वो इनहेरेंट पावर, उसके अंदर इनहेरेंट पावर होती है किसी वस्तु के अंदर जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम प्यास लगी है तो पानी के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है प्यास को शांत करने की। तो पानी के अंदर क्या होगी? हमारी आवश्यकता कौन सी? प्यास। तो उस प्यास को शांत करने का जो गुण है उस पानी के अंदर, या फिर और कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं पानी के बजाय कोई अन्य आवश्यकता के लिए, तो उस वस्तु के अंदर जो गुण होता है, जो पावर होती है, उसको कहा जाता है अर्थशास्त्र में उपयोगिता। इस उपयोगिता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये देख लेते हैं ज़रा। तो मोस्टली जितने भी हमारे पुराने जो शब्द लिए जाते हैं उनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से होती है आमतौर पे। तो ये शब्द भी, यूटिलिटी शब्द भी सैटिस्फैक्शन, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन और हिंदी में बोलते हैं इसको संतुष्टि। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है, क्या संतुष्टि और उपयोगिता दोनों एक ही चीज़ होती हैं? नहीं, एक चीज़ नहीं होती। कहाँ पर अंतर होता है दोनों के अंदर? उपयोगिता जो होती है किसी वस्तु का उपभोग करने से पहले जो कोई उपभोक्ता अनुमान लगाता है, या हम यूँ कहें कि उसका अंदाज़ा लगाता है या उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी या उपयोगिता। दूसरी तरफ जो संतुष्टि होती है, उस वस्तु से वास्तव में हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। समझ गए ना? जो यूटिलिटी है वो एक एक्सपेक्टेड है, प्री कंजम्पशन है वो, और जो सेटिस्फैक्शन है वो पोस्ट कंजम्पशन है, यानी कि उसको हम रियलाइज सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, उसको वास्तविक संतुष्टि। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है वास्तव में उसको प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए हम इन दोनों शब्दों का एक साथ उपयोग आमतौर पे समानार्थी रूप में कर सकते हैं, उपयोगिता या फिर संतुष्टि। तो इस संतुष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो माना जाता है वो किया डैनियल बर्नौली। स्विस मैथमेटिशियन है ये। इन्होंने सबसे पहले मुद्रा के लिए इसका प्रयोग किया था, उपयोगिता शब्द का, या यूँ कहें हम यूटिलिटी का। उसके बाद से इस शब्द का अनेक अर्थशास्त्रियों ने उपयोग किया है, जैसे मिल, J.S. मिल, स्टैनली जेवंस, मार्शल, पिगू, पेरेटो, एल्सवर्थ, नॉन एंडिंग लिस्ट है। यानी कि हम यूँ कहें कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से लेके और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बल्कि बाद वालों ने भी इसका यूज किया है इस शब्द का। तो ये तो रही इसकी हिस्ट्री के अंदर उपयोगिता, इसकी शब्द की उपयोगिता, शब्द की उपयोगिता कहेंगे बल्कि हम इसको। अब ये उपयोगिता जो होती है किसी वस्तु के अंदर, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं में सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नंबर 1 पे सबसे पहले सब्जेक्टिव, यानी कि उपयोगिता भावगत होती है। भावगत का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस वस्तु का उपभोग करने से कितना संतुष्ट होता है, या हम यूँ कहें कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का अनुमान कितना लगाता है। तो
तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम बात करते हैं किसी दो व्यक्तियों की, तो ये आवश्यक नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही अलग अलग व्यक्तियों को वो एक ही तरह की संतुष्टि देगी। नहीं, एक व्यक्ति के लिए उसके मायने कुछ और हैं, यानी कि उसका संतुष्टि का आकलन कुछ और हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए उसका आकलन कुछ और हो सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उपयोगिता एक भावगत तत्व है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ डिफर हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी यूजफुलनेस। लाभदायकता, इसका अर्थ होता है लाभदायकता। तो ये भी कोई जरूरी नहीं, हालांकि जो हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं आमतौर पर यही सोच के करते हैं कि उससे हमें कुछ लाभ होगा, लेकिन उपयोगिता का और लाभदायकता का कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का एडिक्टेड होता है, वो एडिक्टेड है, वो उसका क्या उसको लाभ होता है उससे कुछ? या कोई शराब बहुत ज़्यादा शराब पीता है, क्या उससे कुछ उसको बेनिफिट होता है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता उसको, कोई लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वस्तु उसके लिए उपयोगी है। तो इसका अर्थ ये है कि उपयोगिता का और लाभदायकता का आपस में कोई संबंध नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, रिलेटिव। उपयोगिता सापेक्ष होती है। सापेक्ष का अर्थ यह है कि एक ही वस्तु, मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन की वस्तु एक स्थान पर अलग होगी और दूसरे स्थान पर अलग होगी, या एक समय में अलग होगी दूसरे समय में अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु होती है वो समय या स्थान, या हम यूँ कहें कि समाज, या हम यूँ कहें कि संस्कृति में उसकी उपयोगिता परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। समय के साथ कैसा संबंध होता है? एसी है घर में, या कूलर है, या पंखा है, इनकी उपयोगिता जितनी गर्मी के मौसम में होती है, सर्दियों में थोड़ी इनकी उपयोगिता होती है कोई। इसी प्रकार बहुत सारी वस्तुएं हैं जो एक स्थान पर ज़्यादा उपयोगी हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उनका उपयोग कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसका अर्थ ये है कि उपयोगिता सापेक्ष होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है। फोर्थ प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम इथिकल। क्या लिखेंगे इसको? इथिकल। इथिकल को हिंदी में बोलते हैं नैतिकता। अब प्रश्न ये होता है कि क्या उपयोगिता का संबंध नैतिकता के साथ होता है? नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही बात मैं पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ। समाज के अंदर शराब पीना या फिर नशा करना बहुत बुरी बात होती है, यानी कि अनैतिक माना जाता है उसको, लेकिन फिर भी लोग इसका उपभोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे उपयोगिता प्राप्त होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि संतुष्टि का, या यूँ कहें हम यूटिलिटी का, उपयोगिता का नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। तो चलिए हमने 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हैं इसकी, और इनको याद करने का जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। S फॉर सब्जेक्टिव, U फॉर यूजफुलनेस, R फॉर रिलेटिव और E फॉर इथिकल। ये बन गया जी आपके पास श्योर, SURE, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसी के अंदर, प्रॉपर्टी से जरा आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिस उपयोगिता की हमने बात की है कि किसी वस्तु से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है? क्या इसका कोई मापदंड है हमारे पास? जी हाँ, इसका मापदंड है। अर्थशास्त्रियों ने इसको मापने का बहुत प्रयास किया है, और आज से नहीं है, विक्टोरियन एरा से, जब से हम यूँ कहें कि एक अर्थशास्त्री हैं जर्मी बेंथम, जिन्होंने उपयोगितावाद की अवधारणा को दिया था, और जो कल्याण से जोड़ी जाती है आमतौर के ऊपर, उस ज़माने से ही इसको मापने का प्रयास किया जाता है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं हमारे जिन्होंने इसको माप करने की कोशिश की है, यहाँ तक कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है J.S. मिल का, जेवेंस, मार्शल, पिगू, पेरेटो इत्यादि बहुत सारे
नाम आते हैं। तो यहाँ पर इसको मापेंगे कैसे? नाम तो हमने बता दिए कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने इसकी कोशिश की है मापने की। तो कौन कौन से ऐसे मापदंड है जिसके द्वारा हम ये बता सकेंगे इस वस्तु से इस व्यक्ति को इतनी उपयोगिता प्राप्त होती है। तो चलिए मापदंड की बात करते हैं। हमारे पास दो मापदंड है यहाँ पर। पहला मापदंड है फर्स्ट, जिसको कहा जाता है कार्डिनल। गणनावाचक, संख्यावाचक, यानी कि इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार हम वेट को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, 2 kg, 3 kg, 4 kg एक्सेट्रा, और जैसे हम डिस्टेंस को मापने के लिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर मीटर में हम उसको मापते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्रियों का ये विश्वास है, ये मानना है कि उपयोगिता को भी हम संख्यात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे मापेंगे? उससे पहले मैं ज़रा दूसरी अप्रोच भी लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरी जो अप्रोच है वो है ऑर्डिनल। ऑर्डर का, ये ऑर्डर से बना है। ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम, रैंक। इसके बाद हम बात में करेंगे क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो इंडिफरेंस कर्व से है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहती है कार्डिनल अप्रोच? कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को उसी प्रकार माप सकते हैं जिस प्रकार किसी अन्य वस्तुओं को हम माप सकते हैं, जैसे भार के रूप में या फिर उसका लिक्विड के रूप में जैसे मापते हो लीटर में या मिलीलीटर में, और डिस्टेंस को जैसे आप मापते हो मीटर में इत्यादि। उसी प्रकार वस्तुओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को भी हम संख्यात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। किस तरीके से? तो संख्यात्मक रूप प्रदान करने की यूनिट क्या होगी? जैसे केजी हमने भार को माप लिया किलोग्राम में, इसके लिए ऐसी कौन सी हम यूनिट का यूज करें कि हम इसको माप सकें? तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने एक टर्म सुझाई है जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं, और उसका नाम है यूटिल्स। क्या बोलेंगे इसको? यूटिल्स। ये एक काल्पनिक इकाई है जिसका प्रयोग इरविंग फिशर ने किया था कि हम यूटिल्स के रूप में किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। अब यूटिल्स क्योंकि काल्पनिक इकाई है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं माप सकते हम, काल्पनिक इकाई में किसी चीज़ की कल्पना करना वो सही बात नहीं है। तो मार्शल ने ये कहा कि चलो इससे नहीं मापते, उपयोगिता का माप हम मुद्रा के रूप में भी कर सकते हैं। अब मुद्रा को तो हम माप सकते हैं ना कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 100 रुपीज़, या फिर डॉलर के रूप में या पाउंड के रूप में, इस तरह से। तो मार्शल ने कैसे मापा उपयोगिता को? क्या उन्होंने मापदंड अपनाया उसमें कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की जितनी कीमत का त्याग करने के लिए तैयार होता है, वही उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का मापदंड होगी। दोबारा सुनिए एक बार फिर। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के ऊपर जितना धन खर्च करने के लिए तैयार है, वही उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता होगी। नोट कर लीजिएगा इसको। तो मार्शल ने इसको किस में मापा है? मुद्रा के रूप में। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ देर के लिए यूटिल्स में माप करेंगे इसका, थोड़े समय के लिए, बाकी आके मुद्रा में मापेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए किस प्रकार से मापते हैं इसमें देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, हम पहले एक ही वस्तु लेंगे। मान लीजिए कि ये वस्तु है एक्स हमारे पास, और इसकी एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितनी भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। किसी वस्तु का एक इकाई, यहाँ पर ये यूनिट है, यूनिट। एक यूनिट का मतलब ये है कि वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने से हमें इससे प्राप्त जो उपयोगिता प्राप्त होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूटिलिटी। क्या लिखेंगे? यूटिलिटी। मान लीजिए कि ये
8 के बराबर है। और मैं इसको यूटिल्स भी लिखता हूँ, यूटिलिटी इन यूटिल्स। 8 यूटिल्स के बराबर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम इसी वस्तु की, वस्तु एक ही ध्यान से रखिएगा, इस वस्तु की जब हम दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लीजिए कि ये 14 के बराबर, 14 यूटिल्स के बराबर। ये 14 क्या है? 14 अकेली दूसरी का नहीं है, ये दोनों का है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक और शब्द लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, टोटल यूटिलिटी। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? टोटल। टोटल मतलब पहली इकाई से प्राप्त प्लस दूसरी इकाई से प्राप्त प्लस तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं तक। तो इसको लिखेंगे हम टोटल यूटिलिटी। क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी। तीसरी इकाई, तीसरी इकाई का मतलब ये है कि पहले एक इकाई, फिर 2 इकाई, फिर ये तीसरी इकाई। अब इन तीनों से प्राप्त टोटल कितना होगा? तो इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास है टोटल मिला के 20 या 18, जो भी आपने ले रहा है इसमें 18। तो ये जो 18 है टोटल यूटिलिटी, ये तीनों इकाइयों का जोड़ है। पहली से 8 है, जब हमने 2 का यूज किया तो हमारी यूटिलिटी बढ़ के हो जाती है 14, और जब हमने उसकी 3 यूनिट का यूज़ किया तो हो जाती है बढ़ के 18। और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो इस तरह से 20, उसके बाद फिर 20, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 18। क्यों लिखा है इसको अभी डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल यूटिलिटी, तो ये है विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का जोड़, जिसको हम बोलते हैं कुल उपयोगिता। राइट, ग्राफ में दिखाएंगे इसको जरा। ग्राफ में दिखाने से पहले जो बच्चे +2 में हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ का बहुत अहम रोल है। जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, आपका ये जो पढ़ाई लिखाई है, थ्योरी जो ना, ये कुछ हद तक ये वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम अपनी बात को ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ग्राफ को समझ लीजिए किस तरीके से आपने इसको मेकअप करना है इसका। तो ये कार्टेशियन सिस्टम का हम यूज करेंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस, या इसको कहा जाता है ओरिजेंटल। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजेंटल। हिंदी में कहते हैं इसको अक्षतिज या अक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अक्षतिज। राइट, इसको वाई एक्सिस बोल सकते हो आप, वाई एक्सिस, या इसको कहा जाता है वर्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल एक्सिस, या इसको आप अनुलंब भी बोल सकते हो। हिंदी में कई नाम होते हैं। हिंदी की खास दुविधा यही होती है कि हिंदी के अंदर एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजेंटल एक्सिस। तो अब जो नए बिल्कुल एकदम से फ्रेश बच्चा है, जिसको ग्राफ का कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या ग्राफ पे कौन सी चीज़ को कहाँ दिखाएगा? एक तरफ क्वांटिटी है, एक तरफ हमारे पास ये यूटिलिटी है, जिसको हमने टोटल यूटिलिटी का नाम दिया है। तो किस तरीके से दिखाएंगे इसको? तो यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी। क्या लेंगे? क्वांटिटी, क्योंकि हमने x वस्तु मानी हुई है, क्वांटिटी ऑफ x। राइट, और इसको लिख देंगे हमें से 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया अपने पास 8। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 तक हो गया। ओके, यहाँ पर लेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या लेंगे? टोटल यूटिलिटी। इसको मैं TU से डिनोट करता हूँ, आप भी इसको TU से ही डिनोट करेंगे, और आपकी बुक के अंदर भी ये TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। राइट,
तो दिखाइए ज़रा इसको, कितना है ये, मैक्सिमम 20 तक है, तो आप 2 का डिस्टेंस ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से। 2 4 6 8 और ये 10, ये दूर तक जाएगा, 12 और ये हो गया आपके पास 14, ऊपर तक चले जाइए आप 14, और ये आगे तक इसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे इंक्रीज क्योंकि इसके आगे ऐसे होता है, आप कहीं तक ले जा सकते हो इसको, यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये सिंबल होता है आगे तक 14 और ये 16 और ये 18 और ये हो गया आपके पास 20। देखिए कितनी दूर जाके हमारा काम बना यहाँ पे, ये हो गया 20। चलिए तो मिलाइए ज़रा पॉइंटों को। फर्स्ट पे 8, फर्स्ट और 8 का कम्बिनेशन हो गया आपके पास ये, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया ये। सेकंड पे है 14, ये हो गया आपके पास 14। देखिए ग्राफ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने में फिर हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप इसको कॉपी पे बना लीजिए साथ के साथ, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप इसको आगे देखिए। 18 है 3 के ऊपर, ये हो गया 18 हमारे पास, ये बीच में रैंक कहाँ से आ गया भाई, ये हो गया 18। उसके बाद है 24 पे, देखिए 4 पे है 20, आगे चलिए 20, तो ये हो गया आपके पास 20। और 5th पे भी 20 है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, 5th पॉइंट को, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। 6 पे हमने लिखा है इसमें 18, तो ये 18 का रहा अपने पास, और ये हो गया अपने पास क्वांटिटी। अरे कहाँ गए भाई 6th, अरे यार 6th कर लीजिए ना, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 7th हो जाएगा यहाँ पे आगे तक, राइट। चलिए तो मिला दीजिए इसको पॉइंटों को, ये पॉइंट आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है, F है, इस तरह से मिला दीजिए इसको। देखिए कैसे बनेगा ये कर्व, इस तरह से बनेगा, यूँ मैंने मिला दिया इसको, ये और ये हो गया आपके पास इस तरह से टोटल यूटिलिटी कर्व। क्या बन गया ये, टोटल यूटिलिटी कर्व, हिंदी में वक्र बोलते हैं कर्व को, तो आप ध्यान रखिएगा इसका भी। क्या दिखाई देता है कर्व से हमें, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती गई 4th तक, यानी कि 20 यूनिट तक। उसके बाद जैसे ही आपने अगली यूनिट का कंजम्पशन शुरू किया 5th का, टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, इसका भी जब हम नियम की बात करेंगे तो आगे इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए बस। उसके बाद 6th पे क्या किया, हमारी कुल उपयोगिता कम हो गई। इसी तरह से कर्व देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, यहाँ पर फिर ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ डिक्लाइन हो गया। तो इस पॉइंट पे आते हैं, इसके ऊपर सारा जो खेल है वो सारा इसी का है, इस पॉइंट का। क्या ये जो हमने उपयोगिता वक्र बनाया है, टोटल यूटिलिटी वक्र, ये किसी खास मतलब एक सोच समझ के हमने इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे। क्या दिमाग में क्या था इसके अंदर, ये था कि जब हम जैसे जैसे किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारा टोटल उपयोगिता बढ़ती तो है, लेकिन उसकी बढ़ने की दर जो है ना वो घटती जाती है। कैसे, सपोज कीजिए कि हमने पहला मैं यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल लूँगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, आपको बोर हो चुके होंगे आप। मान लीजिए मैंने इस बच्चे को बोला कि भाई ये एक चॉकलेट है, आप इस चॉकलेट को खाइए। चॉकलेट खाई, उसको बड़ा मज़ा आया, उसने कहा जी मुझे 8 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला है। फिर मैंने कहा कि अब आप ये दूसरी चॉकलेट और खाइए। अगली बार उसने कहा जी मुझे मज़ा आया इसमें भी, और मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है इसमें, यानी कि जो एडिशनल जो मैंने दी थी उससे पहली की अपेक्षा दूसरी में कम संतुष्टि मिली है, यानी कि टोटल मिला के कितना मिला उसको 14। ऐसे फिर मैंने तीसरी चॉकलेट उसको दी, तो चॉकलेट की दूसरी यूनिट से
इस बच्चे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है या कितनी यूटिलिटी मिली? 14 क्या है? 14 इन दोनों का टोटल है। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, ये टोटल यूटिलिटी है। तो इस अकेले यूनिट से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, यानी कि जो सेकंड यूनिट है उससे अकेली से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। देखिए ज़रा, पहली से कितना मिला था इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसमें 8, दोनों को मिला के कितना मिला है 14। अब ये तो दोनों का भाई इसमें सेकंड भी शामिल है, तो इसमें क्या करेंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो कितना मिला इसको 6। समझ गए? एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से इस बच्चे को, या यूँ कहें कि मैं एक और एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने से इस बच्चे को एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, 6 के बराबर। इसी तरह से आप आइए इस पे थर्ड यूनिट पे। जब हमने तीसरी यूनिट का कंजम्पशन किया, यानी कि मैंने कहा कि लो भाई एक और चॉकलेट है, ये और खा लीजिए आप, फिर हमने उसका आकलन किया कि बोलिए कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। तो वो क्या बोलेगा कि जो मुझे यूटिलिटी तो मेरी बड़ी है, मज़ा तो मुझे आया है, लेकिन जो यूटिलिटी है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी, जो तीसरी यूनिट है दूसरी की बजाय ये मुझे कम लगे। तो कम किस तरह से बोला उसने, इस टोटल में से देखिए 3 का टोटल ये हो गया आपके पास और 2 का टोटल ये हो गया 14, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4। समझ गए? और इसी तरीके से जब हमने फोर्थ का कंजम्पशन किया तो हमारे पास एडिशनल बेनिफिट कितना आ जाएगा, 2। अब ज़रा यहाँ पर आइए फिफ्थ के ऊपर। जब हमने फोर्थ यूनिट से आगे कंजम्पशन शुरू किया फिफ्थ यूनिट के ऊपर, या फिफ्थ यूनिट हमने इसकी कंज्यूम की, तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन 20 0, 20 - 20 0, इसको कहा जाता है फुली सेटिस्फेक्शन पॉइंट, या इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। तकनीकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण तृप्ति का बिंदु, या कहें सैचुरेशन पॉइंट। इसका अर्थ ये है कि इस यूनिट के बाद इस कंज्यूमर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो मैक्सिमम लेवल उसका आ चुका है। बल्कि हो गया क्या उससे आगे, अगर आप इसको एडिशनल यूनिट देंगे तो उसका संतुष्टि का लेवल बजाय बढ़ने के वो कम हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को, ये आ जाएगा -2। नेगेटिव होता है ऐसा, कभी आपने नोट किया है? कंजम्पशन करते समय जब आप एक लिमिट से जब आप ज़्यादा कंजम्पशन उसका कर लेते हो तो आपका जो पहले का जो लेवल था सेटिस्फेक्शन का वो कम हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा, बहुत बार खाने पीने की चीज़ों में खासकर जब हम ज़रूरत से जब आप ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, आपको मज़ा नहीं आता उससे, जितना आपका जो सेटिस्फेक्शन था बल्कि वो वापस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस सोच के साथ, ये सोच क्या है, इस सोच के साथ हमने इसको टोटल यूटिलिटी कर्व को, या टोटल यूटिलिटी जो शेड्यूल हमने बनाया, इसके अंदर जो टेबल बनाई थी, हमने इस सोच के साथ बनाई थी कि जैसे जैसे हम सैचुरेशन लेवल के पॉइंट पर पहुंचते हैं वैसे वैसे एडिशनल यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे करके वो कम हो जाती है और यहाँ तक कि लास्ट में आके वो ऋणात्मक रोल अदा करती है। समझ गए इस बात को? नहीं समझे अभी हम इसकी थोड़ा सा तकनीकी भाषा में बात करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 0 4 8 वगैरह, इसको ज़रा यहाँ से एक रब कर लेते हैं इसको। चलिए, तो इसको हमने लिखा था यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। इसको क्या नाम दें? एडिशनल बेनिफिट को हम क्या नाम दें भाई? इसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। ध्यान से देखिएगा, जैसे फिल्म में हीरो की एंट्री होती है उसी तरह से अर्थशास्त्र का हीरो है सीमांत।
जहाँ भी आप किसी भी सिद्धांत में बात करेंगे हमेशा सीमांत, सीमांत उपयोगिता, सीमांत आगम, सीमांत लागत, सीमांत, ये बहुत सारे यूज होते हैं इसके। तो ये हो गया आपके पास सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्जिनल यूटिलिटी। परिभाषा लिखेंगे इसकी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। समझ गए? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। जैसे मैंने कहा कि दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरी यूनिट है ये, तो दूसरी यूनिट से सेकंड यूनिट से कंजम्पशन में कितना एडिशनल चेंज हुआ? 6 का, राइट? ये चेंज हुआ ना 6 का। तो सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 6। इसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। थर्ड की क्या होगी? फोर्थ की क्या होगी? 2, और फिफ्थ की क्या होगी? 0, और सिक्स्थ की होगी हमारे पास -2, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है सीमांत उपयोगिता। तो चलिए इसको ग्राफ से दिखाते हैं जरा। नीचे हम इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे इसका। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस, वही जो हमने यहाँ लिया था क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और यहाँ पर हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिखाइए जरा ग्राफ से। ये पहली यूनिट आपके पास, ये होगी फर्स्ट यूनिट आपके पास। मार्जिनल यूटिलिटी कितना आपके पास? 8। तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए आप 2 4 6, और ये हो गया आपके पास 8 तक है, 8 तक काफ़ी। तो चलिए इसको मिला दीजिए, ये होगा आपके पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड यूनिट है, ये देखिए एक्स वस्तु की दूसरी मात्रा, दूसरी इकाई कहेंगे इसको हम। ये हो गया आपके पास सेकंड, और इसको मिला दीजिए, कितना है? 6। ये हो गया आपके पास 6। इसी तरह से थर्ड का कितना है? 4th, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड, और उसके बाद आपके पास फोर्थ का कितना है? 2, ये हो जाएगा आपके पास 2। और अब इस पे देखिए ज़रा, 5वीं यूनिट के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव होता है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया ये। तो 5 से आगे चलेंगे, ये होगा आपके पास 4, और ये होगा आपके पास 5th यूनिट पे कितना है? 0, और 6th पे कितना है भाई? ये होगा आपके पास -2। तो इसको ज़रा यहाँ मिला दीजिए, ऐसे मिलाएंगे इसको। ये 6th यूनिट के ऊपर है आपका, ये हो गया माइनस का पॉइंट आपका। तो मिला दीजिए इसको, सारे पॉइंटों को मिलाएंगे जब आप, तो ये बनेगा आपके पास इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं इसको? सीमांत उपयोगिता वक्र। क्या इसमें और इसमें कोई आपको रिलेशनशिप दिखाई दिया कुछ हद तक? गौर से देख लीजिए जरा एक बार। यस, क्या दिखाई दिया आपको? देखिए ग्राफ से आप मापिए जरा। फर्स्ट यूनिट का अपने पास ये था टोटल, जैसे ही आपने सेकंड यूनिट इंक्रीज की तो आपके पास टोटल हो गया ये कितना है भाई? 14। तो आप पहुंच जाते हो इस पॉइंट के ऊपर। एडिशनल कितना है? देखिए 8 तो ये है ही आपके पास, ये हो ना, ऐसे मापते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास, और ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको, जब आप छोटी क्लास में थे, 6th में तो नहीं होगा शायद, 7th 8th 9th और 10th पे आ जाइए आप। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे हमने ये 90 डिग्री का कोई एंगल बना दिया यहाँ पे ये,
और ये होगा इसका स्लोप। राइट, मैंने ये ट्रायंगल बनाया यहाँ पे इधर ABC। ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। राइट, ये हो गया आपके पास बेस, इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। राइट, हाइपोटेनियस यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, देखिए इसको जरा गौर से, ये देखिए पैरेलल है, ये पैरेलल के ऊपर कोई भी सीधी लाइन होती है तो 90 डिग्री का एंगल होती है ये, तो ये क्या हो गया, हो गया आपके पास बेस, और ये क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। राइट, इसका स्लोप, स्लोप बोले तो हाइपोटेनियस, ये कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। हिंदी में बोलें तो इसको, ये हो गया आपके पास लंब, लंब बोलते हैं इसको, और ये हो गया आपके पास आधार। क्या हो गया ये, आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि ये, और डिवाइड बाय ये, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको मैं यहाँ से इसको यूँ मिलाने की कोशिश करता हूँ, ये इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। इस पॉइंट पे मैंने इसको स्लोप निकाल दिया, इस पॉइंट पे मैंने इसका स्लोप निकाला, इस लाइन से दिखाया जाएगा, इसको टच करती हुई लाइन है ये वाली लाइन। यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर क्योंकि फ्लैट है बिल्कुल, यहाँ पे ये स्लोप निकाल दिया मैंने इसको। अब देखिए स्लोप क्या है, ये लाइन ज़्यादा खड़ी है, इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, ये लाइन इससे कम है तो इसका स्लोप कम है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है यानी कि बिल्कुल समतल है इसके, तो इसका स्लोप क्या होगा, बता सकता है कोई? इसका स्लोप होता है, जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। और जब कोई भी लाइन ऐसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। और जब कोई लाइन ऐसे पॉजिटिव होती है ऊपर की तरफ, ये स्लोप क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ऊपर की तरफ। और जब कोई लाइन नीचे की तरफ होती है, ऐसे होती है, तो इसका बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएंगी। अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम इनका यूज करेंगे, नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर देखिए इसके जो स्लोप की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर, वो 8 के बराबर है, इस 8 के बराबर। और आगे जैसे आपने यहाँ पर स्लोप निकाला तो इसका स्लोप आएगा 6। आप करके देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो वो इसको कर लेगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है। मैं दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए स्लोप क्या है, 0। क्या है स्लोप, 0। 0 स्लोप का मतलब ये है कि इसमें अब कोई चेंज नहीं है। इसमें चेंज होने से इसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर क्या लेते हैं हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कि इसमें चेंज होने से इसमें चेंज होता है। अभी ऐसे तो क्या है, हमने 1 क्वांटिटी पे इतना है, 2 पे इतना है, 3 पे इतना है, 4 पे इतना, यही तो किया है हमने। इसमें तो चेंज किया है ना, इसमें चेंज होने के बाद इसमें चेंज हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड क्या हुआ, ये वाली चीज़। राइट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चेंज होने से, यानी कि इसमें चेंज होने से इसमें किस रेट से चेंज होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की, कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कैसे इसको निकालेंगे। तो सीमांत उपयोगिता को निकालने का जो तरीका है एक अपने पास, इसको सिंबल के रूप में ऐसे लिखेंगे, डेल्टा मतलब चेंज, या डेल्टा सिंबल है, ये भी ग्रीक लेटर आपके पास, डेल्टा TU टोटल यूटिलिटी, और ये हो जाएगा डेल्टा Q मतलब क्वांटिटी, एक्स वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन, और ये हो गया आपके पास कुल उपयोगिता में परिवर्तन। तो इस रेशो को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। राइट, तो ऐसे मापेंगे इसको, सीमांत उपयोगिता। अब परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी कि सेकंड से, जैसे फर्स्ट से हम सेकंड पे आए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सिंबल के रूप में आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। राइट,
अब ज़रा इसको गौर से देखिए, दोबारा फिर देखिए इसको। ये जो कुल उपयोगिता है, क्या ये इसका आपस में कोई संबंध है? यस, इसका संबंध है। पहला संबंध मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से। देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा अपने पास? 14। ये हो गया 8, ये हो गया 14। फिर आप इस 14 में क्या, ये जोड़ दीजिए आप, इसमें कितना हो गया? 18। 18 में आप 2 जोड़िए, कितना हो गया? 20। 20 में आप 0 जोड़िए, कितना हो गया? 20। 20 में आप -2 जोड़िए, ये 20 हो गया आपके पास, और ये प्लस और ये माइनस का साइन है 2 के आगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 18। 18, 20, 20, 18, 14, 8। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ होती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी इज ए सम ऑफ, ये होगा टोटल यूटिलिटी। ये सम का सिंबल होता है बच्चे, सम, सिग्मा भी कहा जाता है इसको, और ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने यहाँ पे x लिखा है, और या आप सीधा इस पे i लगा दीजिए। यहाँ पे i का मतलब होता है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 n तक। i मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि mu1, mu2, mu3, mu4, यानी कि mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, mu4 एंड सो ऑन। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल यूटिलिटी, राइट। तो एक तो हमने कुल उपयोगिता को हमने निकाला है सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ के द्वारा, ठीक है। अब इसको जरा एक बार देखिएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं दिया होता, मान लीजिए आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको दी हुई है, सिर्फ ये दिया हुआ है आपको मार्जिनल यूटिलिटी। ये जैसे अभी हमने लिखा था 8, 6, 4, 2, 0, -2। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टोटल यूटिलिटी बनाइए इसकी। तो टोटल यूटिलिटी कैसे बनाएंगे यहाँ पे? जैसे हमने अभी टेक्निक सीखी है इसमें, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 8 + 6 14, अब 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20, और 20 + -2 इज इक्वल टू 18। ये कर दिया हमने इसका जोड़। क्या किया हमने? 8 एज इट इज रखा इसको। 8 में क्या किया हमने? 6 ऐड कर दिया इधर से, 14 हो गया आपके पास, ये हो गया 14। 14 में आपने क्या किया? प्लस कर दिया इसको 4 को, कितना हो गया आपके पास? 18 आ जाएगा, और 18 में आप प्लस कर दीजिए 2, आपके पास आ जाएगा 20। तो इस तरह से सारे आप निकाल दीजिए इसमें से जितने भी बनते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम दिखाते हैं, तो एक तो हमने रिलेशनशिप दिखाया है इसका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का सम होती है, जोड़ होती है। अब जरा इसका संबंध और देख लेते हैं आगे चल के। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से, देखिए जरा संबंध देखिए इसका। जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, यानी कि इंक्रीज होती है टोटल यूटिलिटी आपकी, तो मार्जिनल यूटिलिटी वक्र क्या है? देखिए 5th यूनिट तक, यहाँ तक इंक्रीज होती है ना, ये इस पॉइंट तक ये ऐसे बढ़ती हुई है ऊपर की तरफ। ये क्या है? देखिए इधर, देखिए इस पॉइंट पे इधर कौन सा पोर्शन होता है? ये प्लस होता है, राइट। यानी कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती हुई होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। बट क्या? बट बोलिए कि हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, बट डिक्लाइनिंग। क्या लिखेंगे इसको? डिक्लाइनिंग। और स्पेलिंग में ज़रा देख लेना, NG, डिक्लाइनिंग। यानी कि सीमांत उपयोगिता वक्र घटता हुआ होगा लेकिन धनात्मक होगा। अब जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है,
क्या होती है? मैक्सिमम। तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। 5th यूनिट के ऊपर ये कांस्टेंट होगी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन का पॉइंट, सैचुरेशन, पूर्ण तृप्ति का बिंदु। तो नेक्स्ट आइए इस पे। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी घटना शुरू कर देती है, यानी कि जब नीचे की तरफ आती है, इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे, जैसे ही नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होगी आपके पास? -2 होगी। तो ये है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में रिलेशनशिप। तो आगे हम बात करेंगे अब, ये तो था सिंगल, जब एक ही वस्तु हमारे पास हो और उस एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जब आप कंजम्पशन करते हो तो कंज्यूमर का बिहेवियर हम तो इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको यूँ कहेंगे कि उस वस्तु से उपयोगिता यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का किस तरीके से रिलेशनशिप होता है। कंज्यूमर बिहेवियर की तो अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर जो ना वो बिहेव करता है, इसको वो टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करता है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करता है, किस तरीके से वो कितनी वस्तु की डिमांड करेगा, किस प्राइस के ऊपर, और उसका डिटर्मिनेशन क्या क्या होंगे। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।